हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, हम लोग यूपी पुलिस आर के लिए जो करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण सीरीज आप सभी के समक्ष में ला रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जितने भी करंट अफेयर हैं पिछले 6-7 महीने के, 8 महीने के, वो आपसे पूछे जाते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस, उसका फुल रिवीजन हम आपके समक्ष लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू, कल हम 20 तक पढ़ लिए थे। हमारा टारगेट है 500 प्लस प्रश्न का, तो 20 प्रश्न हमने पढ़ लिया था। 20 प्रश्न आज हम पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? हाल ही में किस संस्था के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम इसकी बात कर लेते हैं भाई। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2023 जारी किया गया है, इसको कौन जारी करता है? ठीक है मेरे दोस्त, इसका देखिए यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम लिखा गया है, तो ये पर्यावरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होगा। क्या होगा भैया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये है। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए अगर हम बात, वैसे तो आपका नीति आयोग भी जो है ये जो जारी करता है, ये वैश्विक नहीं जारी करता। जो नीति आयोग जारी करता है वो राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक जारी करता है। क्या करता है? राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक। ये प्रश्न आ चुका है बेसिकली, है ना, और लोग, बहुत सारे लोग गलत भी कर चुके हैं नीति आयोग मार करके। ठीक है, नीति आयोग जारी तो करता है, लेकिन ये जो है राष्ट्रीय जारी करता, वैश्विक जारी नहीं करता है। वैश्विक परिदृश्य में अगर इसको जारी करने का जिसको अधिकार है, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको बोला जाता है UNDP। अगर कभी आपके ऑप्शन में UNDP दिखेगा तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली UNDP जो क्या करता है, इसमें शिक्षा, जो इस पे ध्यान देता है ये कि भाई क्या चीज़ कमी है इसमें। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इसका बेसिकली ध्यान रखा जाता है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो 10 संकेतक बनाए गए हैं उसको उसमें रखा जाता है और ये तय किया जाता है कि भाई इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है दोस्त, तो वैश्विक बहुआयामी सूचकांक जैसे हमने अभी चर्चा किया, तो वैश्विक बहुआयामी सूचकांक जो है इसमें जैसे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना, तो इसमें गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। और इसका जो है प्रश्न भी आता है कि भाई जो जैसे UNDP का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल जो आपका OPHI है, उसके OPHI, उन दोनों के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको बोला जाता है मल्टी नेशनल, जैसे अगर इसको देखा जाए तो MPI पूछ लेता है आपसे। क्या? MPI, मल्टी डायमेंशनल। क्या? पूरा एक जान लीजिए, मल्टी डायमेंशनल। थोड़ा सा लिखावट में गड़बड़ी हो सकती है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, इसको ही MPI बोला जाता है। ये जारी किया जाता है और हमने बताया आपको, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को मापता है। ठीक है, इसमें जो है जो भारत की कंडीशन है उसमें ये बताया गया है करीब 230 मिलियन लोग जो है, कितने? 230 मिलियन से अधिक लोग के यहाँ भारत में गरीब हैं। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एक बार याद कर लीजिए। देखिए मेरे साथ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको मैं याद करा दूंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप कहेंगे अरे वही UNDP जारी करता है। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा UNDP फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे जैसे आपसे कोई पूछ लेगा भाई UNDP का फुल फॉर्म क्या है ना, तो आप कहेंगे भैया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये किन चीज़ों को ध्यान रखता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर यहीं पे वैश्विक हो जाए, राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक पूछेगा, तो आप नीति आयोग पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। क्या भैया?
14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस यान से किया गया। देखिए जो चंद्रयान 3 से, इससे आप जैसे भी बिहार में संपन्न हुई जो परीक्षा, उसमें भी प्रश्न बन रहे थे यहाँ से, तो आपको पता है कि ये जो चंद्रयान मिशन है यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए है GSLV VM3 M1, PSLV C11, LVM3 M4, GSLV M3 M3। ठीक है, देखिए अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं सर, तो ये आपको पता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो पहला देश बन गया है वो भारत बन गया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि भाई चंद्रयान 3 जो है ये कब भेजा गया था। तो ये भेजा गया था 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था, और ये यहाँ पे पहुंच गया था 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को पहुंच गया था सफल प्रक्षेपण वहाँ पे, मतलब ये सफल परीक्षण भी हो गया था 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग अंतरिक्ष दिवस के रूप में उसी वक्त जो है नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, किस यान से ये गया था। तो जैसे वहाँ पे आपको रोवर और रेंजर ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा जो इसका व्हीकल था, यान था, उसका नाम था LVM3 M4। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इतनी कहानी आपकी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 23 नंबर क्या भैया, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को INS कृपाण युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है। ये प्रश्न आपको मैं बताऊं, जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी आया था, और बिहार के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी जापान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई INS कृपाण, जापान तो आप छोड़ दीजिए, जापान इलेक्ट्रिक को लेकर के बहुत ज़्यादा वो है, तो इसमें जापान को उसने नहीं दिया है। अब इसमें 3 ऑप्शन आपको सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम बचते हैं, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वियतनाम। अब मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वियतनाम की करेंसी, सिंगापुर की करेंसी और इंडोनेशिया की करेंसी सहित राजधानी आपको याद रखनी है। इन तीनों देशों की राजधानी आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और वहाँ की मुद्रा क्या है। मतलब आपको क्या करना है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, इनकी क्या याद करनी है आपको, एक तो मुद्रा याद करनी है, मुद्रा और राजधानी। ठीक है, मुद्रा और राजधानी, ये 2 चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके 2 प्रश्न मैं ऐसे ही सही करा दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है कौन है, वियतनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 24 नंबर क्या भैया, निम्नलिखित में से किस शहर में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 आयोजित किया जाएगा। बताइए सर, इसमें ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है नोएडा। अभी घोषणा हुई है कि पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 25 नंबर क्या भैया, 25 नंबर, जुलाई 2023 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है पहला राज्य। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है ये कब तक के लिए, ये 5 वर्ष के लिए है, तो ये 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए ये लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने लॉन्च किया है मेरे दोस्त, तो ये लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य भारत का है वो है आपका गुजरात। मतलब अगर आपसे पूछे सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो आप क्या बताएंगे सर, गुजरात बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में आभासी प्रारूप में आयोजित 23वें SCO शिखर सम्मेलन 2023 में SCO का 9वां सदस्य कौन बना। आपको पता है कि SCO जो है इसमें कुल 8 देश हुआ करते थे। ठीक है, कितने देश, 8 देश। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं 9वां सदस्य कौन बना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक अफगानिस्तान, एक ईरान, सी पाकिस्तान और डी है म्यांमार। ठीक है, देखिए इसमें आपको पता है कि SCO की जो स्थापना, जैसे आपसे पूछे कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी,
तो अगर आपसे इसकी स्थापना पूछेगा मेरे दोस्त तो वो हुई थी 15 जून 2001 को। कब हुई थी? 15 जून 2001 को SCO की स्थापना हुई थी। SCO इन द सेंस क्या होता है? संघाई, S फॉर संघाई, C फॉर कोऑपरेशन और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संघाई सहयोग संगठन। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई 15 जून 2001 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है। इसमें कुल 6 देश सम्मिलित होते हैं। अब प्रश्न बनता है कि भाई भारत कब सम्मिलित हुआ? कौन? भारत जो है इसका सदस्य कब बना? तो भारत जो है जो पूर्ण सदस्य के रूप में है तो ये बना है 9 जून 2017 को। कब बना भैया? 9 जून 2017 को भारत जो है इसका पूर्ण रूप से सदस्य बना है। अच्छा, SCO की जो SCO का जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, वो क्या है? तो उसका उद्देश्य है जो सीमा है, अन्य देशों की जो सीमाएं हैं, तो सीमाओं के पार स्थिरता, सीमाओं के पार स्थिरता, सुरक्षा और शांति के स्तर को बढ़ाना, जिससे सभी देशों में आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाया जा सके। ठीक है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि SCO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो भैया SCO का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है। ठीक है। कहाँ पे है? शंघाई में है। अभी जो 2023 की बैठक संपन्न हुई है वो कहाँ संपन्न हुई है? तो भारत जो है उसकी मेज़बानी कर रहा था। कब? 2023 की जो बैठक है वो कौन कर रहा था मेज़बानी? भारत कर रहा था। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछता है कि भाई कौन SCO का सदस्य नहीं, तो मैं आपके समक्ष 8 देश लिख दे रहा हूँ, वो सदस्य हैं। कौन कौन? एक है, एक तो कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान। एक आपका चीन है, चीन। तीसरा आपका किर्गिस्तान है। कौन है? किर्गिस्तान है। उसके बाद आप रसिया को याद कर लीजिए, रूस। ठीक। उसके बाद आपको तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे आपको याद करना है, तजाकिस्तान। उसके बाद आपको याद करना है उज्बेकिस्तान। क्या? उज्बेकिस्तान आपको याद रखना है। ठीक है। भारत। उसके बाद पाकिस्तान, और अब जो 9वें देश के रूप में सम्मिलित हुआ है उसका नाम क्या है? ईरान। अभी हाल ही में 2023 में जुलाई में सम्मिलित हुआ है ये, तो वो आपका ईरान हो गया। तो मतलब अभी आपके कितने देश हो गए हैं? 9 देश। 9वां देश कौन सा है? तो वो आपका है ईरान। कौन है दोस्त? ईरान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा FL 2027 किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन A आलू, ऑप्शन B टमाटर, ऑप्शन C भिंडी, ऑप्शन D बैगन। यदि आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है। देखिए, ये जो कृषि संबंधित करंट अफेयर होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इसमें बताइए FL 2027 FL 2027 किस फसल की प्रजाति है? तो ये किस फसल की प्रजाति मेरे दोस्त? ये आलू की है। ठीक है दोस्त, आलू की। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 28 नंबर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में कहां पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन ए श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण बिहार, ऑप्शन सी कुरनूल आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना। देखिए, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर में तो नहीं रखा गया है। ठीक है। और अगर बात कर लेंगे भाई हैदराबाद तेलंगाना, नहीं रखा गया है। यहाँ पे पूर्वी चंपारण की बात आई है तो यहाँ पर सबसे बड़ा रामायण मंदिर, क्या भैया? सबसे बड़ा रामायण मंदिर, सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये पूर्वी चंपारण बना है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ऊंची प्रतिमा जो श्री राम जी की है वो आपकी कुरनूल आंध्र प्रदेश में जो है अमित शाह जी ने इसका अभी हाल ही में क्या क्या शिलान्यास किया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आप ऐसे समझिए, सही नहीं है। हमको इस पे ध्यान देना है सर, सही नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। SDG 13 जलवायु कार्यवाही, SDG 10 समानता कमी, SDG 14 जल में जीवन, SDG 09 उद्योग नवाचार और अवसंरचना। हम इसकी बात कर लेते हैं सर।
भाई समानता में कमी, तो भाई SDG 10 जो है समानता में कमी की बात नहीं कर रहा था। इसमें ये जो है आपका, एक तो पहली बात ये गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। बाकी सारे के सारे SDG 13 जो है वो जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। SDG 14 वो जल में जीवन, इसकी बात है। SDG 09 उद्योग नवाचार और अवसंरचना संबंधित है। ठीक है दोस्त, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर, हाल ही में भारत के किस विशेष स्थान संबंधित अराकू कॉफ़ी, क्या अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कोच्चि केरल, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी शिलांग मेघालय, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च जो भी हाल ही में चर्चा में रही है ये जो जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है वो कहाँ प्रदान किया, किस राज्य के लिए? तो ये प्रदान किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है अराकू कॉफ़ी काफ़ी चर्चा में रही है बिहार के पेपर में, और SSC GD अभी जो दिल्ली पुलिस का पेपर संपन्न हुआ है उसमें ये प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, ये आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या भैया, सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर हम बात कर ले रहे हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, तो ऑप्शन ए है, जैसे वैश्विक शांति सूचकांक 2023, तो इसमें यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, और आपसे कहा गया कि भाई इस सूचकांक के अनुसार आइसलैंड विश्व का सबसे शांत देश है। ऑप्शन सी है, इस सूचकांक के अनुसार यमन सबसे अशांत देश है। क्या, सबसे अशांत देश है। ठीक है, और इस सूचकांक में भारत को 126वां स्थान प्राप्त है। बात क्लियर है? अब देखिए अगर हम बात ये कर लेते हैं कि भारत का स्थान, तो जाहिर सी बात है 126वां है। ठीक है, और अगर वैश्विक सूचकांक में यूरोप सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र घोषित किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इस सूचकांक के अनुसार आइसलैंड जो है ये विश्व का सबसे शांत देश के रूप में रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर लें कि भाई इस सूचकांक के अनुसार यमन विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल गलत है। यमन नहीं है, बल्कि क्या भैया, अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है, ये सबसे आसान है। बल्कि जैसे 163वें स्थान पे अफगानिस्तान है, तो अब यमन की बात कर लेते हैं, ये किस नंबर का है? ये 162 का है। सबसे आसान क्षेत्र तो आपका अफगानिस्तान है, अगर ये ऐसे देखेंगे तो आपका फिर ठीक है। चलिए इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे आसान क्षेत्र यमन नहीं है बल्कि अफगानिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, क्या भैया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 के अंतर्गत किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है वियना, ऑप्शन सी है हांगकांग, ऑप्शन डी है कोपेनहेगन। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो सबसे जो शीर्ष शहर के रूप में सम्मिलित किया गया है रहने योग्य, वो सम्मिलित किया गया किसको? वियना को। वियना बोले तो ऑस्ट्रिया की राजधानी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस शहर में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद इन पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है आपका गोरखपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है कानपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं। अभी जो हाल ही में वैदिक थीम पार्क वेद इन पार्क का उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था?
ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। देखिए अगर हम आईसीसी विश्व कप 2023 की बात करें तो इसमें आपसे विजेता कौन बना ये भी पूछ सकता है, कौन विजेता, और यहाँ पे उप विजेता कौन रहा ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो विजेता आपका रहा ऑस्ट्रेलिया, कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, और उप विजेता रहा कौन, भारत। अब आपसे ये पूछ सकता है कि आईसीसी विश्व कप 2023 जो है ये किस स्टेडियम में खेला गया, ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में ये खेला गया था यहाँ मैच। इसमें मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, सारी चीज़ें जो मिली हैं वो मिली हैं आपके विराट कोहली को। ठीक है दोस्त, सबसे बेस्ट बॉलर जो चुना गया वो आपके मोहम्मद शमी को चुना गया है। इसमें जो राइट आंसर है ब्रांड एम्बेसडर जो पूछा गया है वो आपके शाहरुख खान थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 35 नंबर क्या भैया, जुलाई 2023 में विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब इसकी बात कर लेंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसको स्वच्छता पखवाड़ा का जो सबसे पहला पुरस्कार है, ये कह सकते हैं फर्स्ट प्राइज जो है वो इसे प्राप्त किया गया। ठीक है, प्रदान किया गया। ऑप्शन 20 का क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, हाल ही में किस देश द्वारा मुंबई में एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी मिस्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में जो स्थापित करने की घोषणा किस देश ने करी है, तो ये की है किसने, ताइवान ने। किसने की है, ताइवान ने। ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है, हाल ही में चीन के पूर्व कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री क्यू डांगिया को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई किस क्यू डांगिया को किसका निदेशक बनाया गया है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए विशेषता कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि भाई किस राज्य ने अपने कला संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रसार करने के लिए जो है वो वितस्ता कार्यक्रम, आपसे सीधे पूछेगा किस राज्य ने वितस्ता कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो आपको क्या बताना है दोस्त। संस्कृति अब तक किसकी दबी रही है, क्या सिक्किम की, नहीं, असम की, नहीं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने जो है अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम की शुरुआत करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 39 नंबर क्या भैया, हाल ही में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी MC मैरी कॉम, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी भवानी देवी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में जो ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर चुना गया है वो चुना गया है MC मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है MC मैरी कॉम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न 40 प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारत का सबसे शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक जो देश राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। क्या भैया, तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब आप दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। आप सभी मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। जय हिंद।